सबसे बड़ी खबर वॉर जोन से जो आ रही है इस वक्त, इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज की चेतावनी। ये सबसे बड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जानकारी ये मिल रही है इस वक्त कि उन्होंने एक बड़ी चेतावनी दी है। फिर हुआ हमला तो तेहरान जलेगा। तेहरान को लेकर एक क्लियर कट मैसेज इजराइल की तरफ से दिया गया है। और एक और जानकारी, ईरान के हमले पर आईडीएफ का जो दावा सामने आ रहा है, वो दावा क्या है? वो दावा इस वक्त ये बताया जा रहा है कि ज्यादातर मिसाइल इंटरसेप्ट किए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा है जो आईडीएफ की तरफ से किया गया है ईरान के हमलों को लेकर कि ज्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है। वॉर ब्रेकिंग में एक और बड़ी जानकारी मिल रही है कि सैनिकों को लेकर आईडीएफ का स्टेटमेंट आ गया है। वो स्टेटमेंट क्या है? सिर्फ 7 इजरायली सैनिक जख्मी हुए हैं। यानी आईडीएफ ये बताना चाह रहा है कि हमारे यहाँ कैजुअलिटीज बिल्कुल ना के बराबर हुई है। वॉर ब्रेकिंग में एक और बड़ी खबर आ रही है, जॉर्डन में गिरे हैं ईरानी मिसाइल के टुकड़े। और इसका मतलब सीधे तौर पर यह कि किस तरह से ईरान ने अटैक करने की कोशिश की है, लेकिन इजराइल ने उसका करारा जवाब देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। इजराइल ने मार गिराई है वो मिसाइल। एक बड़ा सेटबैक ईरान को देने की कोशिश इसके साथ की है। लेकिन वहीं ईरानी मीडिया में बड़ा दावा, तबरीज रिफाइनरी को नुकसान नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त है। और अब मैं आपको आगे कुछ और जानकारियां देती हूँ। खबर इस वक्त ये कि पिछले 40 घंटे से इजराइल और ईरान दोनों बारूदी आग में झुलस रहे हैं। पहले इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन से ईरान को दहलाया और फिर ईरान ने प्रॉमिस 3 ऑपरेशन लॉन्च किया है। दोनों तरफ से विनाशक हमले हो रहे हैं, लोग बेमौत मारे जा रहे हैं, इमारतें धू-धू कर जल रही हैं। खबरें हैं कि जंग की आग और भड़कती तो अमेरिका की एंट्री हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो चीन और रूस भी अब इस जंग में कूद सकते हैं। लेकिन इजराइल ने अपने हर दुश्मन को नेस्त नाबूद करने के लिए अलग अलग वक्त पर अलग अलग ऑपरेशंस चलाए हैं। खबर इस वक्त ये आ रही है कि ईरान को लेकर इजराइल ने भी बहुत बड़ी तैयारी की हुई है। क्या है वो तैयारी? लेकिन उससे पहले हम वॉर फ्रंट से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाते हैं। खबर आ रही है, ईरान इजराइल जंग की विध्वंसक तस्वीर आ गई है। इजराइल ने ईरान का ड्रोन मार गिराया है। गैलीली इलाके में ये देखिए ड्रोन को मार गिराने की तस्वीरें हैं उस ईरान की तरफ से जिसने काउंटर अटैक किया है। इजराइल ने ये दावा किया है कि इस ड्रोन को मार गिराया गया है और ये गैलीली इलाका है जहां पर ईरान के इस ड्रोन को इजराइल ने मार गिराया है। बड़ी खबर आ रही है, तबरीज में इजराइल ने बड़ा अटैक किया है। तबरीज में ऑयल रिफाइनरी पर यह अटैक हुआ है। विध्वंसक हमले का ये वीडियो आपके सामने है जो ये बता रहा है कि बड़ी तबाही करने की कोशिश इजराइल ने की है तबरीज इलाके में, जहां पर ये बड़ा अटैक हुआ है। तबरीज में ऑयल रिफाइनरी पर यह हमला हुआ है। विध्वंसक हमले का वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए आसमान में धुएं का गुबार और ईरान को खत्म करने का इरादा इजराइल का इसमें साफ नजर आ रहा है। एक बड़ा अटैक करने की कोशिश इजराइल की तरफ से की गई थी और उसका फिर काउंटर अटैक किया गया ईरान की तरफ से। लेकिन अब इजराइल भी रुकने वाला नहीं है। लेकिन ऐसे में क्या ग्लोबल देशों की एंट्री इस पूरे वॉर जोन में होने वाली है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर उस पर जाएं उससे पहले 2 विजुअल 2 ब्रेकिंग के साथ आपको हम दिखा रहे हैं। जो बड़ी खबर है आज की, गैलीली इलाके में ड्रोन मार गिराया गया है इजराइल ने और इजराइल का ईरान पर यह विध्वंसक हमला जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो देखिए दोनों ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। इजरायली हमले का बड़ा सबूत भी आ गया है। वो सबूत क्या है? वो सबूत है सुबाशी में रडार स्टेशन को नुकसान हुआ है। हमले से पहले और बाद की तस्वीर देखिए। ये देखिए हमले से पहले ली गई सैटेलाइट तस्वीरें, हमले के बाद ली गई सैटेलाइट तस्वीरें, कितना नुकसान हुआ है ये आपके सामने है। इजरायली हमले का बड़ा सबूत और इजराइल ये साबित करना चाहता है कि इस हमले में ईरान को उसने बड़ा नुकसान, बड़ी चोट पहुंचाई है। सुबाशी में रडार स्टेशन को उसने नुकसान पहुंचाया है। हमले से पहले की तस्वीर देखिए और हमले के बाद की तस्वीर जो बताती है कि बड़ा चोट पहुंचाने की कोशिश इजराइल ने ईरान को की है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आईडीएफ का ईरान पर बड़ा अटैक हुआ है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्चर तबाह किए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आईडीएफ का ईरान पर ये बड़ा हमला है और सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्चर तबाह हुए हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ईरान को
पूरी तरह से खत्म करने के इरादे पर आईडीएफ काम कर रही है। अब आपके सामने हम 3 विजुअल्स के साथ 3 ब्रेकिंग दिखा रहे हैं, जिसमें विध्वंसक हमले का एक वीडियो पहले विंडो में आप देख रहे हैं। दूसरे में आप देखिए कि इजरायली हमले का बड़ा सबूत, वो सैटेलाइट तस्वीरें जिसके जरिए पहले और बाद की रडार स्टेशन की तस्वीरें, जिसमें रडार स्टेशन को कितना नुकसान पहुंचा है ये सब साबित हो रहा है, और सरफेस टू सरफेस मिसाइल किस तरह से तबाह हुई हैं वो भी आप देखिए। इधर बड़ी जानकारी आ रही है, इजरायल ने शुक्रवार देर रात भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 10:30 बजे ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों को दोबारा निशाना बनाया है और इन हमलों में 60 और लोग मारे गए हैं। ईरान में इजरायली हमले में अब तक 140 लोग मारे गए हैं और 350 से ज्यादा घायल हुए हैं। जवाब में ईरान ने 200 से 300 बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल की ओर दागी है और इनमें से ज्यादातर ने तेल अवीव को टारगेट किया है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान ने मिसाइलों से इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाया है और ये हमला अभी भी जारी है। हमले के दौरान ये भी खबर आई कि बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर एक और मिल रही है इस बीच, वो ये कि खमेनेई के लिए नेतन्याहू की बहुत बड़ी तैयारी। ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, नेतन्याहू का अगला लक्ष्य खमेनेई को हटाना है। इंटरनेशनल मीडिया में तख्ता पलट को लेकर दावा किया जा रहा है, चर्चाएं हो रही हैं, रिपोर्ट सामने आ रही है। खमेनेई के खिलाफ बड़े विद्रोह का प्लान तैयार किया जा रहा है। तो जब ये बात सामने आती है कि ईरान में तख्ता पलट का प्लान है, तो उसकी वजह और उसकी तैयारी क्या है, तो उसमें सबसे बड़ा पॉइंटर आता है कि तेहरान में कभी भी ऑपरेशन खमेनेई हो सकता है। दूसरी बात ये सामने आई कि सत्ता परिवर्तन के लिए बहुत बड़ी तैयारी की गई है। कैसे, इस पर भी हम आपको डिटेल में रिपोर्ट आगे दिखाएंगे। आखिरी लक्ष्य खमेनेई को गद्दी से हटाना है। क्या इजरायल इसीलिए सब कुछ कर रहा है, ये समझने वाली बात होगी। 2 फेजेस में ऑपरेशन खमेनेई चलाया जाएगा। कैसे, अब इसे भी समझ लीजिए। रणनीति का पहला चरण हवाई हमला किया जाएगा। रणनीति का दूसरा चरण तख्ता पलट किया जाएगा। पहले फेज में क्या हुआ है वो समझिए। न्यूक्लियर साइट पर एयर स्ट्राइक की गई है, सैन्य ठिकानों पर बड़ी तबाही मचाई गई है, सेना की कई टॉप लीडरशिप को खत्म किया गया है। इसके साथ ही साथ IRGC के सभी बड़े अधिकारियों को खत्म किया गया है। दूसरे फेज में क्या होगा, अब इसे समझिए, जो बहुत जरूरी है ईरान और इजराइल के वॉर को समझने के लिए। तेहरान में तख्ता पलट करवाना होगा, ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। खमेनेई के खिलाफ विद्रोह करवाना होगा, इजराइल की तरफ से कहा गया है। इजराइल को सपोर्ट करने वाले देश ऐसा मानते हैं। विपक्षी दल और जनता से विद्रोह करवाना होगा, क्योंकि ये ही कहा जा रहा है कि ईरान को विद इन ईरान सपोर्ट नहीं मिल रहा है। विदेशों में रह रहे विपक्षी नेता आगे आएंगे और विद्रोह को कुचलना आसान नहीं होगा। जो सोर्सेज है वो भी हम आपको बता रहे हैं, WSJ की सोर्सेज के जरिए ये सामने आई हैं बातें। अब मैं परिचय करवाने जा रही हूँ। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एयर कमोडोर अशमिंदर सिंह बहल साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन DK पांडे जी हैं हमारे साथ। प्रोफेसर अमिताभ सिंह अक्सर आपको नजर आते हैं TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले संजय कुलकर्णी सर, मैं आपसे शुरुआत करने जा रही हूँ, लेकिन इस बीच मैं मनीष का भी परिचय करवा दूं। मनीष तो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, और मनीष ईरान और इजराइल को लेकर जो बारीक निगाह रखते हैं, वो इस वक्त TV9 में हम ये कह सकते हैं कि शायद कोई होगा जो उनसे बेहतर बता पाए। तो मनीष, मैं चाहती हूँ कि आप इस चर्चा की शुरुआत करें। सबसे बड़ी बात, क्या इजराइल का पूरा मकसद ईरान में तख्ता पलट है, और प्लान 1 और प्लान 2 की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें इजराइल कहाँ पर खड़ा हुआ है अभी? देखिए, इजराइल का मंजिल वही है और उसके रास्ते, चाहे प्लान 1 हो, प्लान 2 हो, प्लान 3 हो, प्लान 4 हो, हर मंजिल जाकर, हर रास्ते जाकर उसी मंजिल पर होता है कि आखिरकार ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनेई को सत्ता से हटना होगा और वहां पर उस व्यक्ति को सत्ता में बिठाना होगा जो कि इजराइल की पसंद का हो। जैसा कि हाल के दिनों में सीरिया में आपने देखा, वहां पर राष्ट्रपति असद को हटाया गया था। आपको सद्दाम हुसैन याद होगा, इराक के राष्ट्रपति होते थे। कहा गया था कि सद्दाम हुसैन वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाते हैं, बहुत भयानक हथियार बनाते हैं, और ये कहकर संयुक्त राष्ट्र की अनुमति से इराक पर हमला हुआ, सद्दाम हुसैन को हटाया गया, लेकिन उसके बाद मिला कुछ नहीं। मजाक में लोग कहते हैं कि उसके बाद मुर्गी के अंडे मिले। उसके बाद आपको गद्दाफी याद होगा, लीबिया का शासक था, कहा गया कि वो परमाणु हथियार बना रहा है। परमाणु हथियार के नाम पर वहाँ IAEA की टीम गई, वहाँ से सब कुछ उठाकर ले आया गया, लेकिन आखिरकार गद्दाफी मारा गया। उसके बाद अब नंबर है ईरान का। ईरान का भी वही हश्र होना है। प्लान ये है कि पहले मिलिट्री जितनी है उसको कमज़ोर कर दिया जाए, और उसके बाद ईरान के भीतर लोगों को कहा जाए
कि अब आप सड़क पर आ जाओ, अब आपको कोई दबाव नहीं डालेगा। और इसीलिए आईआरजीसी के चीफ को खत्म किया गया, आर्मी के चीफ को खत्म किया गया, और आईआरजीसी की जो संस्था है बासिज, जिसके डर से वहां पर लोग कोई सड़कों पर नहीं उतरते, जिस दिन बासिज का डर खत्म हो जाएगा उसी दिन सत्ता भी खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर। संजय कुलकर्णी सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो व्यूअर्स भी समझना चाहते हैं कि क्या इजराइल इस कोशिश में सफल हो रहा है? क्योंकि लगातार जितनी भी हम अभी तक रिपोर्ट्स देख रहे हैं और एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विद इन खमेनेई को ईरान में कोई सपोर्ट नहीं है। ईरान में लोगों में एक आक्रोश है जो इस इजराइल के हमले के बाद और ज्यादा प्रबल हो सकता है। देखिएगा, दो तीन बातें निकलती हैं। एक, जरूर इसमें कोई शक नहीं कि जो रेवोल्यूशनरी हैं और जो कट्टरपंथी हैं आज की तारीख पे, जो खामेनी हैं, उनके बरखिलाफ आवाज़ उठ रही है, लोगों के बीच में आक्रोश है। दूसरी बात, 1948 से लेकर के 1979 तक इजराइल और ईरान के संबंध बहुत अच्छे थे, और ये संबंध तब खराब हुए जब 1979 में खोमैनी आए। और खोमैनी के आने के बाद उन्होंने जो सोच थी कि यहूदियों को बिल्कुल ही समाप्त कर देना है और नक्शे से हटा देना है। दूसरा, तीसरी बड़ी बात कि ये जो ऑपरेशन का नाम दिया है राइजिंग सन, ये राइजिंग लायन क्यों दिया है? 1979 तक ईरान के झंडे के ऊपर शेर और सूर्य होता था। वो शेर और सूर्य को हटा करके अब उन्होंने अपना जो 1979 को जो उनका खुद का जो सिंबॉलिक है उनका मजहब को लेकर के, वो ईरान के झंडे पे है। क्यों वो उन्होंने नाम दिया है कि राइजिंग लायन? वो कहते हैं तख्ता पलट होगा, और जो पुरानी सरकारें थी, जो इनका ईरान और इजराइल के बीच में जो अच्छे संबंध थे, और ये संबंध रहेंगे। और जब तक ये जो मैं कह सकता हूँ कि रेडिकल जो है ईरान के अंदर। मैं आपको रोक रही हूँ सर। 79 से लेकर आजकल कहते हैं ना कि बहुत पानी बह गया है, लेकिन उस पानी बहने में ईरान आज उस स्थिति में ही क्यों खड़ा हुआ है? इस पर हम अपने बाकी एक्सपर्ट से बात करेंगे। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ईरान में ऑपरेशन पर आईडीएफ का बड़ा बयान। तेहरान के एयर स्पेस पर कब्जा कर हमले किए गए हैं, आईडीएफ की तरफ से कहा गया है। और 2:02 घंटे तक, जी हाँ 2.5 घंटे तक तेहरान के आसमान में कब्जा रहा, ये आईडीएफ ने कहा है। 70 से ज्यादा फाइटर जेट से अटैक किया गया है। तेहरान में 40 जगहों पर आईडीएफ ने ये अटैक किया है और ईरानी डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया है। ये बड़ी खबर है, एक तरह से कमर तोड़ने की कोशिश ईरान की गई है। तेहरान अब सुरक्षित नहीं है, इजरायली सेना ये भी दावा कर रहा है। बड़ी खबर एक और आ रही है, एससीओ ने तेहरान पर हमले की निंदा की है। मध्य पूर्व में तनाव पर एससीओ ने चिंता जाहिर की है। इजराइल ने आम लोगों और न्यूक्लियर साइट को टारगेट किया है, इस बात का जिक्र एससीओ ने किया है। और मध्य पूर्व में जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है उस पर एससीओ ने चिंता जाहिर किया है। एससीओ की तरफ से कहा गया है कि आखिर इजराइल कैसे आम लोगों और न्यूक्लियर साइट को टारगेट कर सकता है, और इस बात को लेकर क्या और भी लोग इकट्ठा होंगे, लोग मतलब और भी देश आगे साथ आ सकते हैं। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, इजराइल पर हमले का सबसे बड़ा और विध्वंसक वीडियो आ गया है। ईरान ने इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम तबाह होने का मतलब ये कि ईरान अगर ऐसा कर पाता है तो इजराइल के पास एयर डिफेंस क्या एक ही है या फिर जिस तरह से लिमिटेड है, इस बात को लेकर ईरान की इस दावे में कितना दम है, ये भी समझने वाली बात है। एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच, ईरानी हमलों का जवाब इजराइल ने दिया है। पश्चिमी ईरान में भीषण बमबारी हुई है। असदाबाद में बमबारी पर मचाई गई है तबाही। ये देखिए तस्वीरें, ये असदाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर बमबारी करके तबाही मचाई गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान इजराइल वॉर में टर्निंग पॉइंट आ गया है। ईरान के पूर्व प्रिंस रेजा पहलवी का दावा, खामेनेई ने ईरान को युद्ध में घसीटा है। पहलवी ने कहा कि देश को फिर हाथ में लेने का वक्त है। पूर्व प्रिंस रेजा पहलवी ने सत्ता परिवर्तन की बात कही है। 3 विजुअल्स के साथ ब्रेकिंग न्यूज जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने की बात ईरान की तरफ से कही गई है। पश्चिमी ईरान में भीषण बमबारी हुई है। असदाबाद में बमबारी की हमने तबाही की तस्वीरें आपको दिखाई हैं, लेकिन जो सत्ता परिवर्तन की बात है वो की जा रही है प्रिंस रेजा पहलवी की तरफ से। इस बीच आपको एक और डिटेल बताते हैं कि बगावत को लेकर क्या बातें इस वक्त ईरान में सामने आ रही है। क्या बगावत को लीड करेंगे रेजा पहलवी? क्या उन्होंने कहा है, इसे समझिए। खामेनेई ने ईरान को युद्ध में घसीटा है, लोगों की जिंदगी खतरे में डाली है। उन्होंने कहा कि एटमी हथियार के लिए
गलती की गई है। ईरानी शासन बेहद कमजोर है, देश वापस पाने का समय आ गया है। अब मैं सीधे रुक करूंगी, हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ सिंह जुड़े हुए हैं। सर, क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त जो माहौल बन रहा है ईरान में, ये एकदम एक्यूरेट टाइम है कि किसी भी वक्त ईरान में सत्ता परिवर्तन की जानकारी सामने आ जाएगी? और इजराइल की तरफ से तो बात कही जा रही है, लेकिन जैसे हम रेजा पहलवी को देख रहे हैं, वो भी इस तरह की बात कर रहे हैं। क्या ये आम जन की भी ईरान से आवाज है कि अब सत्ता परिवर्तन का वक्त आ गया है, क्योंकि न्यूक्लियर साइट को टारगेट किया गया है, आम लोगों को टारगेट किया है और जानबूझकर खमेनी ने ईरान को इस युद्ध में धकेला है? देखिए, अमेरिका ने बहुत पहले स्पष्ट कर दिया है कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि अब ट्रंप साहब का इशारा करने लगे हैं कि वो भी इन्वॉल्व हैं। और इजराइल का कोई डे आफ्टर प्लान नहीं है। जैसे गजा में उनका था कि तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, ऐसा करें कि अगले 50 साल तक वो उठ के खड़े नहीं हो। ऐसी ही स्थिति कुछ ईरान में भी है। और मैं ये भी बता दूं, ईरान में इंटरनल डिसेंट बहुत ज़्यादा है। और रही रजा शाह पहलवी को, तो वो पेरिस में ऐशो मौज से रहते हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है वापस जाने का, ना उनको वहाँ की जनता स्वीकार करेगी, क्योंकि आइडियोलॉजिकली ईरान बहुत आगे बढ़ चुका है और इस्लामिज्म वहाँ बहुत रूट कर गया है। जो भी डिसेंशन है वो यूथ में है, करप्शन के चलते, एक तरह से परिवारवाद के चलते, जो कोई खमेनी के कहा जा रहा है कि उनके बेटे उनको सक्सीड करेंगे। तो अभी भी डे आफ्टर का प्लान इजराइल के पास भी नहीं है, अमेरिका के पास भी नहीं है। और अमेरिका ये जानता है कि अगर वो डे आफ्टर में वहाँ रजा शाह पहलवी या किसी को भी रख देता है तो उसकी भी स्थिति वही होगी जो सीरिया, लीबिया और अन्य इराक की हुई थी। और अमेरिका किसी भी तरह मॉनेटरली अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता या अपने आप को कमिट नहीं करना चाहता है। अब होगा क्या? अब जो अव्यवस्था फैलेगी उसमें अराजकता जाहिर है वो आएगी। और ईरान में इंटरनल डिसेंशंस भी बहुत हैं, जैसे बलोच सेपरेटिज्म है जो पाकिस्तान के साथ मिलकर वो चाहते हैं। कुछ अजरबैजानी सेपरेटिज्म है, जैसे आयतुल्लाह अली खामेनी खुद अजरबैजानी है, हालांकि वो शिया कहते हैं, अपने आप को पर्शियन कहते हैं। तो इस तरह अंतर विरोध भी ईरान में बहुत है। लेकिन ये कह देना कि रजा शाह पहलवी या कोई भी एक नया शासक आएगा, उसका अभी खाका कोई प्लान तैयार नहीं। रोक रही हूँ, लेकिन एक पॉइंट और है जिसकी चर्चा यहाँ पर होनी चाहिए। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की तरफ से जिस तरह से इजराइल को इस हमले में घेरने की कोशिश की गई है, उस पर मैं चाहती हूँ कि सर ग्रुप कैप्टन डी के पांडे सर आप रिएक्ट करिए। क्या आपको लगता है कि इजराइल इस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स से रुकने वाला है? देखिए, दो बातें हैं कि एक है कि सैन्य तरीके हैं किसी चीज़ को हैंडल करने के, दूसरे कूटनीतिक। ये जो एससीओ का कमेंट आए हैं, रिएक्शन आया है, एक परंपरा सी हो गई। कहीं भी कुछ अगर डिस्टर्बेंस होता है इंटरनेशनल लेवल पर तो बस बात ही कह के अपना रुख आपने जाहिर कर दिया कि गलत है और इसमें हिंसा बढ़ रही है, मानवीय इस तरफ जाइए और उसको बातचीत से सुलझाइए। एक परंपरा सी हो गई है। लेकिन इजराइल के मंसूबे क्या हैं हम देखते आ रहे हैं। इजराइल ने जो डिसाइड कर लिया उसको अचीव किया, चाहे अमेरिका में डेमोक्रेट्स रहे हों या रिपब्लिकन रहे हों, उन्होंने हमें देखा कि इजराइल को जो अस्तित्व के मामले पर जब भी डिस्टर्बेंस आई है उसको उन्होंने समूल नष्ट करने का प्रयास किया है। और शायद उसी को ही फॉलो करते हुए अभी ईरान के ऊपर जो अटैक किए गए, देखिए ईरान में बहुत प्रिसाइज अटैक किया गया। पहले परंपरा थी मास एंड प्रिसीजन, अभी है मास विथ प्रिसीजन। तो ये जो परंपरा नई निकली है इसमें कि आप अटैक कर रहे हैं और वो रिक्वायर्ड। सर मैं आपको रोक रही हूँ, मैं मनीष को इन्वॉल्व करना चाहती हूँ। मनीष, एससीओ की तरफ से जब ये कहा जाता है कि जनता पर अटैक किया जा रहा है, न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया जा रहा है, इजराइल ठीक नहीं कर रहा है, इसका कुछ असर आपको लगता होगा? देखिए, इसमें मैं एक बात जोड़ दूं। सबसे पहले तो कि एससीओ में चूंकि भारत भी एक मेंबर है और ईरान भी मेंबर है, पाकिस्तान भी मेंबर है, रूस भी मेंबर है, चीन भी मेंबर है। और अभी भारत सरकार ने कहा है कि एससीओ ने इजराइल को लेकर जो बयान दिया है उससे भारत सरकार सहमत नहीं है। भारत ने एससीओ के बयान से खुद को किनारा कर लिया है। भारत की तरफ से कल यानी कि 13 जून को एक बयान जारी किया गया था जिसमें ईरान और इजराइल दोनों से संयम बरतने की अपील की गई थी और भारत ने यह कहा था कि इसका सॉल्यूशन डिप्लोमेटिक वे से निकल सकता है। दूसरी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच बात हुई थी, हमारे विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात हुई थी, लेकिन एससीओ ने इजराइल को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां की है और इस इजरायली हमले को लेकर जिस तरह की बातें कही है उससे बतौर सदस्य देश भारत सहमत नहीं है। भारत का जो अपना स्टैंड है वो इस पर रहता है। अब दूसरी बात है कि निश्चित तौर पर देखिए ये एक ऐसा संगठन है जिसमें रूस है, चीन है या फिर मध्य एशिया के देश हैं, तो इन सब देशों का ये मानना है कि इजराइल ने जो स्ट्राइक किया है ईरान पर वो सही नहीं है और इसको लेकर बहुत
हार्ड टिप्पणी की गई है। पर मैं जिससे वाकई भारत एक्सपर्ट से सहमत भी नहीं। मनी जरूर राय लूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर इजरायली हमले का नया वीडियो आ गया है। हाईवे पर ईरानी सैन्य काफिले पर हमला हुआ है। करमनशाह इलाके में ये इजरायली एयरफोर्स ने बरसाए हैं बम, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए ये तस्वीरें ईरान पर इजरायली हमले के नए वीडियो की है और हाईवे पर ईरानी सैन्य काफिले पर यह अटैक हुआ है। रेडिएशन प्लांट के बाहर हिस्से में भारी तबाही की भी जानकारी आ रही है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर, जानकारी एक बार फिर से आपको दे दें। इस वक्त एक बड़ी खबर ईरान की नातांज न्यूक्लियर साइट से रेडिएशन शुरू होने की, और अभी न्यूक्लियर प्लांट के अंदर ये रेडिएशन हो रहा है। प्लांट के बाहरी हिस्से में भारी तबाही की भी खबर आ रही है। तो इस वक्त सबसे बड़ी और जानकारी आपको दे रहे हैं हम, न्यूक्लियर साइट से रेडिएशन की खबर। और इस बात को लेकर कल ही जब ईरान पर यह हमला हुआ था तब ये चिंता जताई जा रही थी, और इसको लेकर अब देखिए ये रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि इंटरनली नातांज न्यूक्लियर साइट के अंदर रेडिएशन हो रहा है। अरब में एटमी आफत क्यों कही जा रही है? नातांज से न्यूक्लियर रेडिएशन का मतलब क्या हो जाता है? अब आप इसको भी समझिए। दरअसल IAEA का दावा है प्लांट के अंदर रेडिएशन का असर हुआ है। सभी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने की बात की गई है। इमरजेंसी बिजली जनरेटर तबाह हुआ है। प्लांट में बिजली की भारी कमी हुई है। सेंट्रीफ्यूज प्रभावित हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पर लीक हो रहा है तो क्या नातांज न्यूक्लियर साइट पर जो कुछ हो रहा है उससे एक बड़ा खमियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा, उनके लोकल जो लोग हैं उनको भुगतना पड़ेगा। इसी पर मैं मनीष आपसे मैं जानना चाहूँ, लेकिन उससे पहले मैं रुक करना चाहती हूँ ग्रुप कैप्टन DK पांडे सर का। सर, आपको लग रहा है कि इस रेडिएशन को ओवरकम कर पाएगा ईरान? देखिए, कल खबर थी कि मिस्टर राफेल ने कहा था कि सब कुछ सामान्य है, कहीं कुछ नहीं हुआ है, अटैक जरूर हुए हैं, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया है, लेकिन रेडिएशन नहीं है। और आज जो खबर आ रही है तो मुझे लगता है कि कहीं कुछ दाल में काला ना हो। दूसरी बात, अगर सचमुच रेडिएशन हुआ है तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि उसका कितना मैग्नीट्यूड होगा उसको अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि रेडिएशन हमें पता है कि छोटे से बम में 1 किलोवाट का बम टन का जो बम गिराया गया था नागासाकी पर, उसका प्रभाव क्या हुआ आज तक जनरेशन सफ़र कर रही हैं। और अगर उन्होंने किस जो न्यूक्लियर स्टोरेज है क्या यूरेनियम की स्टेट थी, क्या रेडिएशन उसका होगा, उसका मैग्नीट्यूड जब तक नहीं आता उससे डैमेज कितना होगा थोड़ा कहना मुश्किल होगा। लेकिन जो भी कुछ हो वहाँ के आम जीवन पर और जो वहाँ पर जो ग्रीन वो है डेवलपमेंट है उसको ज़रूर प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर। और जहाँ तक बात है न्यूक्लियर जो मिस्टर राफेल ने कहा है, इसके लिए IAEA पिछले 20 साल से वहाँ पर है, स्टडी कर रहा है। और ये युद्ध का कारण बताया जा रहा है कि IAEA के कहने पर ये युद्ध शुरू हुआ है। कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि भाई जो ईरानी लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, वो IAEA के इंस्पेक्टर के साथ काम नहीं करना चाहते। और इसका मतलब ये है कि कुछ गुप्त रूप से हो रहा है जो कि IAEA को छुपा रहे हैं। और उसके बाद जो है ये हुआ, ये बात तो शुरू से ही कही जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात का जिक्र शुरुआत में ही हो गया था कि जिस तरह इजराइल ने अटैक किया है ईरान के अंदर, वो 2 साल से तैयारी कर रहा था। जिस तरह से ड्रोन्स को प्लान किया गया इंटरनली ईरान के, और ईरान को पता ही नहीं चला। और जिस तरह से एक शेड्यूल दिया गया इजराइल की तरफ से कि किस तरह से नेतन्याहू इस कार्यक्रम में बिजी हैं और बाकी जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो इन कामों में व्यस्त हैं, ऐसे में ईरान इस बात को समझ ही नहीं पाया, और जिसका फायदा इजराइल ने पूरी तरह से उठाया। बड़ी खबर आ रही है, ईरान के मेहराबाद बेस पर हमला हुआ है। इजराइल प्लेन ने बड़ी स्ट्राइक की है मेहराबाद एयरबेस में ईरानी विमान, और मेहराबाद एयरबेस बंद किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, ईरान के हमले पर IDF का दावा। रिहायशी इलाकों में ईरान का अटैक हुआ है। रिहायशी इलाके पर हमले नाकाम किए गए हैं। IDF ने यह दावा किया है। उसने कहा कि रिहायशी इलाके पर जो ईरान की तरफ से अटैक हुए हैं, IDF ने उन हमलों को नाकाम किया है। हालांकि इस तरह के दावे दोनों ही देशों की तरफ से किए जाते रहे हैं, लेकिन IDF प्रूफ के साथ बात करने की बात कर रहा है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, ईरान बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। ईरान ने लंबे युद्ध की चेतावनी भी दी है, और ईरान ने वीडियो जारी करके चेतावनी दी है। लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले की तैयारी का ये वीडियो आपके सामने है, जिसमें ईरान ये कह रहा है कि अब हम एक बड़ा युद्ध करने की ओर जा रहे हैं। और देखिए, ये जो विजुअल आप देख रहे हैं ये असल तैयारियों की है। असल तैयारियों के जरिए ईरान ये बताना चाहता है कि हम सामरिक ताकत के तौर पर अभी भी मुस्तैद हैं, मजबूत हैं, और ऐसे में हम किसी भी युद्ध के लिए, किसी बड़े युद्ध के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। ऐसे में अपने हथियार, अपने मिसाइल, अपने बैलिस्टिक
तमाम हथियारों को दिखाने की कोशिश वो कर रहा है। ईरान में बहुत बड़ी तैयारी की बात क्यों की जा रही है? दरअसल IRGC का दावा क्या है? दावा ये है कि ईरान ने हमला रोकने से इनकार किया है। आने वाले दिनों में बड़ा हमला करेगा ईरान, इस बात की तस्दीक वो वीडियो जारी करके दे रहा है। अब तक 200 से ज़्यादा मिसाइलों से हमला हुआ है। ईरान ने इजराइल के कई बेस तबाह किए हैं और ईरान के पास 5000 से ज़्यादा मिसाइल हैं। ये US की तरफ से भी जानकारी सामने आई है और 2000 मिसाइलों से अगला हमला होगा, इस बात का जिक्र ईरान बार बार कर रहा है। संजय कुलकर्णी सर, क्या आपको लग रहा है कि ये जंग भीषण होगा? ऐसा रण कभी नहीं देखा होगा। ये प्रीति कहते हैं कि जंग बहुत ज़बरदस्त होगी, लेकिन जिस प्रकार से ईरान सामने पेश आया है, तकरीबन घुटने टेक दिए ईरान ने। आप समझ सकते हैं कि उसके मिसाइल इंस्टॉलेशन बर्बाद हो चुके हैं। निहांस के ऊपर जो आप बात कर रही हैं, वहाँ पे 1 लाख सेंट्रीफ्यूज की जगह आज की तारीख में 50,000 सेंट्रीफ्यूज हैं। और ये सेंट्रीफ्यूज किससे चलते हैं? बिजली से। अगर उसको बिजली का अगर सप्लाई ख़त्म हो गया है तो रेडिएशन का खतरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और ईरान की काबिलियत जो है न्यूक्लियर की वो बनाने की कम हो जाएगी। जहाँ तक कि उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं वो बर्बाद कर दिए हैं, जहाँ पे उनके मिसाइल हैं वो बर्बाद कर दिए, जहाँ पे एयर डिफेंस है उसको बर्बाद कर दिया है। आज की तारीख में ईरान के पास अब बोलने के अलावा और लाल झंडा फहराने के अलावा मुझे नहीं लगता है वो काबिलियत है। अगर ईरान किसी तरीके से मतलब बैकफुट पे आकर के कुछ करता है, आप समझ लीजिएगा अमेरिका और इजराइल मिलकर के ईरान को तबाह करेगा। जब तक ये जो रेजीम है ये बदली नहीं होगी, खामेनी को जाना पड़ेगा, उसका लड़का हो कोई आए, इस रेजीम को हटना पड़ेगा। और वहाँ पे जब तक लोकतंत्र की सरकार नहीं आती है, मुझे नहीं लगता है ईरान में जो काबिलियत हम बोल रहे हैं कि ईरान के पास मिसाइल्स हैं, 5000 मिसाइल्स हैं, ये करेगा वो करेगा, अभी तक तो कुछ दिखता नहीं। जरूर 5-6 मिसाइलें टेल अवीव के ऊपर गिरी हैं। सर देखिए, मसल गेम होता है, अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हम किस तरह से किसी भी देश के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हैं। क्या वो सिर्फ मसल गेम के तहत ईरान ने वीडियो जारी किया है? प्रोफेसर अमिताभ सर, रूस और चीन सीधे तौर पर ये कह रहा है कि आने वाले वक्त में ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अगर ये ईरान की तरफ से बहुत अग्रेसिवली युद्ध किया जाता है तो वो मुमकिन है शामिल हो। लेकिन अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी नजर आ रही थी, पहले दिन तो ऐसा लगा, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि अगर ईरान डील नहीं करता तो ये युद्ध और ज़्यादा भीषण होगा। लेकिन उनके जूनियर्स की तरफ से कहा गया कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देखिए, ये जो अलग अलग स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आए, उस पर आपका क्या टेक है? प्लस रूस चाइना की स्थिति इस युद्ध में आप क्या देखते हैं? देखिए, अमेरिका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अभी इन्वॉल्व है या नहीं ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन CNN की एक न्यूज़ रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें कह रहा था कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ इजराइल को वो सपोर्ट कर रहा है। रही बात रूस और चीन की, रूस और चीन कभी भी खुलकर ईरान के सामने नहीं आएंगे, डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करते रहेंगे, जैसा उन्होंने चीन ने एटलीस्ट रूस के साथ किया है, और उसी तरह डिप्लोमेटिक सपोर्ट इस समय ईरान को भी करते आएंगे। लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा, हम देखेंगे कि ईरान अपने आप को एक अलग थलग सा महसूस करेगा और इसके जितने भी इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे मिलिट्री इंस्टॉलेशन, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, सिविलियन इंस्टॉलेशंस, सब तबाह हो गए हैं। और सबको ये पता है आयतुल्लाह अली खामनेई को जिस दिन इजराइल चाहे वो ख़त्म कर सकता है। इसलिए डिप्लोमेटिक सपोर्ट जारी रहेगा, एक्चुअल वॉर में आने की संभावना न्यूनतम है। रही बात ईरान अब करेगा क्या, मुझे लग रहा है ईरान अपने घुटने टेकने के पहले एक अटेम्प्ट जरूर लेगा कि अमेरिका से वो फिर बात करें, क्योंकि ट्रंप क्या कह रहे थे? ट्रंप कह रहे थे इट विल बी अ टोटल वॉर। अगर वो टोटल वॉर है तो हो सकता है ईरान इस समय तैयार हो जाए। लेकिन मैं यही तो ट्रिक समझना चाह रही हूं आपसे, जब पहली बार इजराइल ने अटैक किया तो ये अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया, डील करो नहीं तो फिर आगे इससे भी ज्यादा भीषण युद्ध के लिए तैयार रहो। वहीं दूसरी तरफ उनके सबऑर्डिनेट्स ये कहते हैं कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमारी कोई भी इसमें आप ये ना समझिए कि किसी भी तरह की हिस्सेदारी है। इस स्टेटमेंट को हम किस नजरिए समझे ये देखना होगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, नेतन्याहू की ईरान के लोगों से अपील है, इजराइल और ईरान सच्चे दोस्त रहे हैं, अब आपके लिए समय आ गया है। नेतन्याहू कह रहे हैं ईरानी लोग आजादी का झंडा लहराएं। नेतन्याहू एक तरह से एक खुली अपील कर रहे हैं ईरान के लोगों से कि आजादी के लिए खड़े हो जाइए।
तो इसे नेतन्याहू की तू डाल डाल में पात पात वाली स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। एक तरफ तो वो इजराइल की तरफ से लगातार ईरान पर बमबाजी करवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान जहां काउंटर अटैक कर रहा है उसमें वो वहां पर इजराइल में रहते हुए ये कह रहे हैं कि ईरान के लोगों आज़ादी का झंडा उठाइए। और अगर ऐसा हो जाता है तो जिस बात की संभावना लगातार हम व्यक्त कर रहे हैं कि कभी भी तख्ता पलट हो सकता है, तो क्या उसकी पॉसिबिलिटी और होगी, इस पर बात करें उससे पहले एक बड़ी खबर। ईरान इजराइल जंग में मस्क की एंट्री हो गई है। ईरान के लोगों को स्टार लिंक मिलेगा। ईरान ने इंटरनेट पर रोक लगा दी है। संभावित बगावत पर इंटरनेट बंद किया गया है। मस्क ने इंटरनेट देने का फैसला किया है। देखिए, ये होता है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और मस्क की दोस्ती जब खत्म होती है तो कैसे एक बदला लेने का एक नया तरीका एलॉन मस्क ने निकाला है। लेकिन क्या ये बदला लेने का तरीका है या इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है, इसको भी हम अपने एक्सपर्ट से समझेंगे। ये देखिए, हम आपको एक्सपर्ट पोस्ट एलॉन मस्क का दिखा रहे हैं जिसमें ईरान इजराइल जंग के बीच एलॉन मस्क की एंट्री हुई है। ईरान के लोगों को स्टारलिंक मिलेगा, इस बात का दावा उन्होंने अपने एक्सपोज में किया है। इंटरनेट को लेकर उन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी हैं। ईरान युद्ध में मस्क की एंट्री के मतलब क्या है, अब इस खबर को आप समझिए। मैं थोड़ा आगे आ जाती हूँ और आपको बता दी हूँ कि आखिर इसमें ईरान में सरकार ने इंटरनेट सस्पेंड किया तो उसमें अब आगे मस्क क्या करने वाले हैं। मस्क ने स्टारलिंक इंटरनेट एक्टिव किया है और ईरान के लोगों के वो साथ हैं, वो ये कहते नजर आ रहे हैं। खबर के मायने इसके क्या हो जाते हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहता है अमेरिका, लेकिन ईरानी जनता के साथ होने का यूएस दावा कर रहा है। लेकिन यूएस के स्टेटमेंट ऐसे लगते नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का, खासतौर पर वो स्टेटमेंट जिसमें वो ये कह रहे हैं कि डील करो, नहीं तो और बड़ी जंग के लिए तैयार हो। नेतन्याहू ने भी सत्ता परिवर्तन की अपील की है। हम सीधे रुख कर रहे थे एयर कमोडोर अशमिंदर सिंह डेल सर का। सर, ये बताइए, तू डाल डाल में पात पात, अभी तो मैं इजराइल और ईरान के संदर्भ में कह रही थी, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये ट्रंप और मस्क का एक अलग ही एजेंडा नजर आ रहा है इस युद्ध में। प्रीति, आप हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं जैसे आप बता रहे हैं कि स्टारलिंक में सैकड़ों सैटेलाइट्स हैं और जिससे जीपीएस और दूसरे सर्विसेज, नेविगेशन सर्विसेज, पोजीशनिंग सर्विसेज में मदद की जा सकती है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखें, अगर ईरान इसका इस्तेमाल करता है और उस पर करप्ट सिग्नल्स चले जाते हैं तो सोचिए ईरान के वेपन सिस्टम्स का क्या होगा। जो दूसरी चीज आपने बताई थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। ये क्या अमेरिका को वो ट्रस्ट कर सकता है ईरान? क्या अमेरिकन कंपनीज को वो ट्रस्ट कर सकता है? मुझे नहीं लगता। सर, माफ करिएगा, दरअसल हम अपने दर्शकों को इसका कॉन्टेक्स्ट बता दें। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है यहाँ पे। दरअसल मस्क जो ये स्टारलिंक की सुविधा दे रहे हैं, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, इजराइल, एलॉन मस्क सब एक साथ हैं और ये ईरान की सरकार के सपोर्ट में नहीं है। यही तो पॉइंट है, यही मनीष, हम यही तो कह रहे हैं। और मैं आपसे चाहूंगी कि आप कंटिन्यू करें ये बात कि जहां हम अभी तक देख रहे थे कि एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जबरदस्त झगड़ा है और जिस तरह की राइवलरी हमने देखी पोस्ट के जरिए वो हम सब वाकिफ हैं। ऐसे में एलॉन मस्क की एंट्री, मनीष, क्या बता रही है ईरान के लिए? ये फायदे का सौदा है या फिर कुछ और है इसके पीछे हिडन एजेंडा? देखिए, ये ईरान में सत्ता पलटने की जो कवायद होने वाली है उसका एक स्टेप है। क्योंकि आप सोचिए कि अभी ईरान की सरकार ने क्या किया है। चूंकि अभी युद्ध हो रहा है और ईरान की सरकार नहीं चाहती है कि ईरान की जनता को पता चले कि ईरान का कितना नुकसान हो रहा है, ईरान के मिलिट्री साइट्स पे कहां-कहां अटैक हो रहे हैं, ईरान कितना कमजोर हो गया। क्योंकि जिस दिन ईरान की जनता को पता चल जाएगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर और आईआरजीसी कमजोर हो चुकी है और वो अब बहुत ज्यादा दबाव नहीं डाल सकती है, उस दिन बगावत हो जाएगी। और इसीलिए उन्होंने इंटरनेट बंद करने का फैसला किया था। लेकिन एलॉन मस्क स्टारलिंक के जरिए ईरान की जनता तक इंटरनेट पहुंचा रहे हैं ताकि उनको एक एक अपडेट मिले और फिर जिस वक्त जरूरत पड़ेगी वो जनता सड़क पर आ जाए और वहां पर बगावत हो जाए। लड़ाई दिख रही है एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की, ये ऊपरी ऊपरी है, अंदर से दोस्ती वाली है। अशमिंदर सर, अपनी बात पूरी करिए। जी, मैं सबसे पहले कहूंगा कि जो डिस्टेंस है ईरान का और इजराइल का 2000 किलोमीटर का है, यानी कि ये ग्राउंड युद्ध तो हो ही नहीं सकता। तो विकल्प क्या है इजराइल के पास? आज हम बात कर रहे थे उनके एम्बेसडर के साथ भी, तो यस, तख्ता पलट की बात होती है, लेकिन क्या तख्ता पलट इतना आसान है वहां पे करने का? और दूसरी चीज आती है कि तख्ता पलट के लिए लोगों का रेवोल्यूशनरी तरीके से उठना। तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी थी। उन्होंने कहा था कि जब तक कोई ऑल्टरनेटिव लीडर सामने नहीं आएगा ईरान के अंदर जो कि इतने सालों की रिलीजियस बेस्ड गवर्नमेंट को हिला सके, तब तक तख्ता पलट होना इतना आसान नहीं है। और वो ऑल्टरनेटिव की बात कर रहे थे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं इसके ऊपर, एंड स्टेट
कोई भी वॉर का अगर आपको एंड स्टेट क्लियर नहीं है, और एंड स्टेट जो एक बात वो कह रहे थे वो ये था कि चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म पीस हो, तो लॉन्ग टर्म पीस तो खमैनी के साथ कभी भी नहीं हो सकती है, इसी वजह से तख्ता पलट था। लेकिन मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि भारत को, जब भारत ने पाकिस्तान के साथ ऑपरेशंस अभी रिसेंटली किए थे, हमने उस समय कह दिया था कि हमारा एम अचीव हो गया, जब हमने 9 टेरर टारगेट्स को, हमारा एम बहुत क्लियर था, हमारा एंड स्टेट बहुत क्लियर था, इसलिए हम निकल पाए उस युद्ध से, नहीं तो आज तक रशिया नहीं निकल पाया, इजराइल गाजा से नहीं निकल कहना पाया। चाह रहे हैं कि ईरान का जो एम है वो बहुत क्लियर नजर नहीं आ रहा है, और उस एम को वो अचीव कैसे करेगा ऐसे वक्त में जब IRGC के जो टॉप लीडर्स हैं उनका खात्मा हो चुका है, आर्मी के टॉप लीडर्स का खात्मा हो चुका है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट का खात्मा हो चुका है, एक बड़ा जो बैकबोन सपोर्ट था वो पूरी तरह से टूट चुका है ईरान के लिए। ऐसे में समझना होगा कि आखिर अब ईरान क्या करेगा। एक बड़ी खबर आ रही है, IDF का ईरानी डिफेंस सिस्टम पर अटैक हुआ है, एयर डिफेंस सिस्टम टॉर M1 तबाह किया गया है। इजराइल ने क्रूज मिसाइल से एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल IDF का ये ईरानी डिफेंस सिस्टम पर जो अटैक हुआ है उससे जुड़ी हुई हैं। ये एयर डिफेंस सिस्टम टॉर M1 तबाह होने की है। इजराइल ने क्रूज मिसाइल से एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। बिग ब्रेकिंग न्यूज वॉर जोन से एक और आ रही है, आप तक पहुंचा देते हैं। ईरान के शिराज में धमाके की आवाज सुनाई दी है। ईरान के शिराज इलाके में धमाके की जानकारी सामने आई है, ये हम आप तक पहुंचा देते हैं। ये देखिए, वॉर जोन से लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपके सामने है। ईरान के शिराज में धमाके की आवाज सुनाई दी है, और बहुत जोरदार ये आवाज सुनाई दी है, जिसका विजुअल भी थोड़ी देर में जैसे ही आता है हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन वॉर जोन की सबसे बड़ी खबर, ईरान के शिराज इलाके में बहुत जबरदस्त धमाका हुआ है। इजराइल ने एक बड़ा धमाका अंजाम दिया है ईरान के शिराज इलाके में। एक और बड़ी खबर इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन को ईरान की बड़ी चेतावनी। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस दहलाने की वार्निंग जारी की गई है। इजराइल के मददगार देशों पर हमला करेगा ईरान। जो इजराइल की मदद करेगा वो ईरान का दुश्मन है। अरब सागर और लाल सागर में जहाजों को टारगेट करेगा ईरान। ये बात कहता हुआ इस वक्त ईरान नजर आ रहा है। मैं सीधे रुक कर लेती हूँ ग्रुप कैप्टन DK पांडे सर का, लेकिन उससे पहले एक और जानकारी, जिस खबर को मैंने अभी आप तक पहुंचाया, आखिर कैसे इस युद्ध में इस बात का अंदेशा और बढ़ जाता है कि ईरान इजराइल युद्ध और भड़केगा। पश्चिम को क्या विनाशक चेतावनी ईरान की तरफ से दी गई है। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन को ईरान की बड़ी चेतावनी। जो देश इजराइल की मदद करेगा वो ईरान का दुश्मन होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह सीधी चेतावनी दी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस दहलाने की वार्निंग जारी की गई है। अरब सागर और लाल सागर में जहाजों को टारगेट कर सकता है ईरान। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हमले नाकाम करने की कोशिश करने वालों पर अटैक करेगा ईरान, और ये CNN के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। ग्रुप कैप्टन DK पांडे सर, क्या आपको लग रहा है कि ईरान के इन दावों में कितनी सच्चाई आपको दिखती है ऐसे वक्त में जहां पर हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ा नुकसान पहले ही अटैक में ईरान को हुआ है, जो इजराइल की तरफ से दिया गया है, और ऐसे में वो ये कह रहा है कि जो इजराइल को सपोर्ट करेगा, जिसमें वो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों का जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि छोटे मुंह बड़ी बात जैसी ये बात हो रही है ईरान की तरफ से? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि देखिए रशिया यूक्रेन वॉर में भी रशिया बार बार कहता रहा जो भी यूक्रेन का हेल्प करेगा उस पर खिलाफ वो हमारा दुश्मन होगा और हम उस पर अटैक कर सकते हैं। एक पोस्चरिंग है, कूटनीति का तरीका है कि आप एक माहौल बनाकर रखिए, क्योंकि आपके अंदर आप देखिए जो एक्सिस रेजिस्टेंस है ईरान का, हुती, हमास और हिजबुल्लाह, वो अभी निष्क्रिय हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे जो ये बता रहे हैं कि भाई हम मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए एक्टिवेट हो गएंगे, तो वो संभावनाएं कम लगती हैं। उसकी पहले मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। स्टारलिंक की बात हो रही थी कि सबसे जो तख्ता पलट की बात हो रही है, तख्ता पलट कैसे होगा? जब तक कि वहाँ के लोगों के बीच में मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होंगे, जब तक लोगों के आपस में बातचीत नहीं होगी। सॉफ्ट पावर के लिए जरूरी है कि कनेक्टिविटी, और स्टारलिंक वो कनेक्टिविटी देगा जिसमें कि लोग आपस में जुड़ सकें, मिल सकें और प्लान कर सकें कि आगे कैसे कार्रवाई करें, क्योंकि बाहरी तरफ से पूरा उनको सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन आपस में कैसे ये गुट जो भागों में बटे में, भौगोलिक तरीके से बटे में, वो कैसे एक साथ आएंगे। सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये बात कही जा रही है अमेरिका की तरफ से, और जो ईरान भी अगर इस मुगालसे में है कि ईरानियंस को पता नहीं है कि आखिर
लेकर इजराइल ईरान के खिलाफ क्या कर रहा है, किस तरह की हमले कर रहा है, मिसाइल अटैक्स कर रहा है, तो ये कहना बहुत गलत होगा कि ईरान की जनता वाकिफ नहीं होगी। जाहिर तौर पर वाकिफ होगी, लेकिन हाँ, उसकी इंटेंसिटी क्या है वो ये समझने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, आईडीएफ का ईरानी ड्रोन को गिराने का दावा किया जा रहा है। बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त, आईडीएफ ने वीडियो फुटेज जारी किया है, 2 ईरानी ड्रोन को मार गिराया गया है। आईडीएफ ने इस बात का जिक्र किया है और इस बात के दावे को उसने एक वीडियो के जरिए पुष्ट भी किया है। बड़ी खबर, आईडीएफ का ईरानी ड्रोन को गिराने का दावा, जिसमें आईडीएफ ने ये वीडियो जारी किया है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 2 ईरानी ड्रोन को उसने मार गिराया है। बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के हमले को लेकर ईरान का दावा, जानजान आर्मी बेस पर भीषण आग का दावा किया जा रहा है और ईरान ने कहा इजरायली हवाई हमलों का शिकार हुआ है आर्मी बेस। इजराइल से दुश्मनी को लेकर एक बात जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो है कि कैसे ये सब तबाही ला सकती है। हमास से जंग, किस तरह से हानिया सिनवार को ढेर किया गया है। टॉप लीडरशिप इस वक्त ईरान की खत्म हो चुकी है। गाजा हमले में जिस तरह से तब्दील हुआ है ये पूरा युद्ध, ये आप देख रहे हैं। 1200 मौतों का बदला लिए जाने की बात की गई है। हमास से जंग को लेकर इजराइल से दुश्मनी तबाही किस तरह से ला रही है। हिजबुल्लाह से जंग में किस तरह का नुकसान हुआ, नसरल्लाह ढेर हुआ, टॉप लीडरशिप खत्म हुई, लेबनान में तबाही हुई है और इसके साथ ही हमास की मदद का अंजाम ये हुआ है। हूती से जंग का आप समझिए क्या हश्र हुआ है। यमन को नुकसान हुआ है, हूती लीडरशिप कमज़ोर हुई है, हथियारों का ज़ख़ीरा ख़त्म हुआ है, साथ ही साथ हमास हिजबुल्लाह की मदद की गई थी, इसका हश्र हम सब ने देखा। अब ईरान से जंग को लेकर क्या जानकारी है वो ये कि टॉप आर्मी कमांडर्स खत्म हो चुके हैं, जिसको लेकर एक बड़ा सेटबैक ईरान को लगा है। IRGC नेतृत्व विहीन हो चुका है, सभी परमाणु ठिकाने तबाह हुए हैं, परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। ऐसे में प्रोफेसर अमिताभ सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर अभी एक नीचे ब्रेकिंग भी चल रही थी, इस पर भी आप देखिएगा, हमने अलग अलग जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उनसे एक डेटा हमने तैयार किया जो बताता है कि एक बहुत बड़ा नुकसान अलग अलग समय पर अलग अलग देशों को हुआ है। लेकिन इजराइल ईरान के युद्ध में जो होने जा रहा है उस पर आप रोशनी डालिएगा। और एक ब्रेकिंग चल रही थी थोड़ी देर पहले, जस्ट अभी फ्यू सेकेंड्स बैक, वो ये कि SCO के स्टेटमेंट से भारत ने किनारा किया है, इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं आप? देखिए, पहली SCO भारत उसका एक प्रमुख अंग रहा है और भारत पाकिस्तान दोनों लगभग एक साथ आए थे, बाद में ईरान भी आया। तो SCO का ये यूनाइटेड स्टैंड नहीं है, भारत ने स्पष्ट कर दिया है। और SCO ये सिर्फ रूस और चीन के बिहाफ में ही ये कह सकता है। रही दूसरी बात, अगर जितने भी कमांडर और इनके जो ढेर हो रहे हैं, देखिए ये हिजबुल्लाह, हमास और हूती नहीं है। ईरान एक स्टेट है जो सक्सेसफुली रन कर रहा है। जो सैंक्शन, जहां शांति है, जो सैंक्शंस का शिकार है, वहां के लोग बहुत तबाह हैं, फिर भी वो सरकार के साथ हैं। इसलिए ऐसा कह देना कि वहां सरकार बदल देगी, और सरकार अगर बदल देंगे तो वहां कौन आएगा, उसकी लीडरशिप कौन होगी। इलॉन मस्क या डोनाल्ड ट्रंप जो भी चाहें, क्या वहां फिर वो एक नया सीरिया खड़ा करना चाहते हैं? क्योंकि उसके बाद तो एक केओस ही हो जाएगा। तो पूरी दुनिया इस समय SCO जो भी कह ले, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि इस समय ईरान और इजराइल आमने सामने हैं, उनकी आमने सामने की लड़ाई है। और ईरान पिछले 50 साल से ये घुड़की दे रहा है, एटलीस्ट 45 साल से, जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ है तब से ये घुड़की दे रहा है कि इजराइल को ख़त्म कर देंगे। वही पिछले 20 साल से इजराइल तैयारी कर रहा है ईरान को ख़त्म करने के लिए। और इससे अच्छा मौका न इजराइल को मिलेगा, न नेतन्याहू के पॉलिटिक्स को मिलेगा कि वो उसको ख़त्म कर। मनीष, मैं इसमें आपका एक पॉइंट चाहती हूँ, ज़रूर आप ऐड करें, वो ये कि ये भी तो एक बड़ी बात है जो सच्चाई है कि इजराइल से जिसने अपने आप को उलझाया है उसने नुकसान झेला है। और वो अभी हम जानकारी भी चला रहे थे कि किस तरह से बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं उन्होंने अपना बहुत कुछ गवा दिया है इन हमलों में।
देखिए, जहां तक प्रॉक्सी का सवाल है तो ये सभी प्रॉक्सी किसके थे? ईरान के ही प्रॉक्सी थे। एक के बाद एक इजराइल ने इन सब को निपटाया। इन्होंने हमास को, हिजबुल्लाह को, हूती को, इन सबको बहुत कमजोर किया। लेकिन इजराइल को भी पता है कि ये सब कुछ तो फिर से खड़े हो जाएंगे, ये तो रक्तबीज की तरह से हैं। आखिरी जो असली जो दुश्मन है वो ईरान है, तो ईरान को कमजोर करना होगा। ईरान में अपनी ताकत रखनी होगी, अपनी सत्ता लानी होगी। इसलिए 45 साल से जो ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमनेई सत्ता में है, उनको हटाना इनका मकसद है और इसके लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह बयान दिया है। अब बात यह है कि इजराइल ने जो ये मकसद अचीव किया है, लेकिन उसमें कितना उसको सक्सेस मिलता है, इसका आप ऐसे देखिए कि सीरिया में आपने असद को हटाया, उसकी जगह पर आप जिसे लेकर आए वो ISIS का टेररिस्ट है। और ऐसी स्थिति में वो कल के दिन में इजराइल के लिए कितनी मुसीबत हो सकता है, ये कहीं ऐसा ना हो कि ईरान के बाद फिर दोबारा से इजराइल को सीरिया में करना पड़ेगा। तो बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन इनके बीच में एक बात है कि मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पावर जो है वो इजराइल बन चुका है, इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा है। जी, एक बड़ी खबर आ रही है मनीष, मैं अपने व्यूअर्स तक पहुंचा दूं। इजराइल सेना का बहुत बड़ा दावा, तेहरान सुरक्षित नहीं है और फिर कभी भी बड़ा हमला हो सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको पहुंचा रहे हैं। ईरान के सिराज में फिर से धमाके सुनाए गए हैं। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त, इजराइल सेना का बहुत बड़ा दावा, तेहरान सुरक्षित नहीं, फिर कभी भी हमला हो सकता है। ईरान के सिराज में फिर धमाके सुनाई दिए हैं। जंग के बीच ईरान का बड़ा बयान, अब ट्रंप से बात का कोई मतलब नहीं है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल ने ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया है। SCO ने इजरायली हमले की निंदा की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि हम किसी भी कीमत पर अमेरिका से बात नहीं करने वाले हैं। और ऐसे में समझना यह होगा कि आखिर अब आगे इस युद्ध में ईरान की, अमेरिका की भूमिका क्या रहने वाली है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी से मैं जाऊं, लेकिन मेरे पास समय खत्म हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशल थैंक्स मनीष आपको।